हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो इससे जो पिछली क्लास थी हमने उसमें क्या पढ़ा था, मैंने एक मेथड बताया था कि छरों की पृथक्करण विधि कैसे काम में लेते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसी की एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो छरों की पृथक्करण विधि से जो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है, उस सॉल्यूशन के जो कांस्टेंट निकलते हैं, वो कांस्टेंट का मान कैसे निकालते हैं अपन, बाउंड्री कंडीशन से यानी परिसीमा प्रतिबंध से निकालते हैं। तो आज अपन बात करते हैं, इस अपना जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा दो भूसंकर्वित समांतर चालक प्लेटों के मध्य रैखिक आवेश। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास कोई भी दो चालक प्लेट ली हुई है और वो चालक यानी कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट को क्या किया गया है, ग्राउंडेड किया गया है। यानी देखो यहाँ पे मैंने दो कंडक्टिंग प्लेट ली है। इस डायग्राम को एक बार समझो। यहाँ पे क्या लिया मैंने, दो प्लेट ली है। एक प्लेट तो ली है जो मूल बिंदु का एक्सिस है, जो अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेट ली है किस अकॉर्डिंग में, ये कौन सा तल कहलाएगा अपना, एक्स और वाई तल। यानी जेड वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, 0। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसमें, 2D की। 2D में क्या होगा, द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो उसमें ये जेड वाला तो 0 हो जाएगा। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, केवल एक्स और वाई तल में कहलाएंगे ये दोनों प्लेटें। अब ये दोनों प्लेटें हैं, वो डिस्टेंस कितनी, देखो यहाँ से तो क्या है 0 0, यानी ये तो इसका मूल बिंदु है। यहाँ से ए डिस्टेंस में मैंने क्या रखी है, दूसरी प्लेट रखी है। दोनों प्लेट क्या है, ग्राउंड है। जब कंडक्टिंग प्लेट होती है या कंडक्टर होता है, वो क्या होता है, यदि उसको चालक प्लेट को ग्राउंड कर दे तो उस पर विभव कितना होगा बताओ। हमेशा ग्राउंड करने पर उसका विभव कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो इन दोनों का विभव भी क्या हो जाएगा अपने पास, 0। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके बीच में क्या रखा है, रैखिक आवेश रखा है। ये देखो जो प्लस 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 करके ये मैंने रखा है, ये क्या है अपना एक रैखिक आवेश है। तो इसके द्वारा अपन कैसे इसके इक्वेशन लिखते हैं, तो यानी लाप्लास समीकरण। तो यहाँ से अपन क्या निकालना चाहते हैं, इसका तरंग फलन, यानी जो विभव निकालेंगे, विभव के बेस पे क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि ऐसा कोई इक्वेशन हो जहाँ पर चार्ज की बात होती है और वहाँ पर विभव निकालना हो, तो कौन सी इक्वेशन काम में आती है, आपकी लाप्लास समीकरण। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें दो टर्म और लिखी हुई है। तो ये सबसे पहले तो क्या किया मैंने, कोई भी निर्देश तंत्र माना, एक्स वाई तल में दो प्लेट मानी है 0 से a डिस्टेंस पर। दोनों प्लेट क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है तो इनका विभव क्या होगा, 0। अब इसके बीच में मैंने क्या रखा है, एक रैखिक आवेश रखा। अब रैखिक आवेश की चौड़ाई इतनी कम होती है कि मैंने इसको क्या किया, इस जो चार्ज डेंसिटी थी यानी जो चार्ज था उसको कैसे लिखा है, डिराक डेल्टा के फंक्शन में। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में जब भी अपन लिखते हैं जब क्या हो, वो स्मॉल सा हो, तो इसको मैंने लिख लिया सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्यू डिराक डेल्टा वाई माइनस का बी लिख लिया। ठीक है, ये वाई माइनस का बी है, ठीक है, डी नहीं है, ये क्या है, बी है। तो ये लिख लिया मैंने वाई माइनस का बी। तो ये क्या है अपना एक चार्ज हो गया। इस चार्ज के बेस को काम में लेते हुए अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो माने यहाँ पे विभव को भी दो भागों में बांटा है। एक तो बांटा है माइनस इन्फानाइट से 0, यानी जो x की वैल्यू है वो माइनस इन्फानाइट से 0, यानी माइनस इन्फानाइट इधर होगा और 0 इधर होगा। यानी इसके और इसके बीच में जो तरंग फलन मान लिया या विभव मान लिया वो क्या मान लिया, साई1। ऐसे ही अपने पास दूसरा रीजन माना है साइज 0 से इन्फानाइट, यानी इस साइड का जो माना है वो क्या माना है मैंने, साई2। अब इसको ही अपन लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस डायग्राम की थ्योरी लिखनी है। तो डायग्राम की थ्योरी में आपको लिखा देता हूँ। उसके बाद अपन लाप्लास समीकरण लेके डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 करते हुए इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप पहले इसकी थ्योरी लिख दीजिए डायग्राम की। पहले तो आप डायग्राम की थ्योरी लिखो, फिर डायग्राम बनाओ। डायग्राम फिर बाद में बना देना, लिखो। तो इसमें लिखिए इस डायग्राम के बारे में। माना दो चालक प्लेट एक्स वाई तल में, माना दो चालक प्लेट एक्स वाई तल में y इज इक्वल टू 0 व y इज इक्वल टू a दूरी पर है। माना दो चालक प्लेट एक्स वाई तल में y इज इक्वल टू 0 व y इज इक्वल टू a दूरी पर है और दोनों चालक प्लेटों को भूसंपर्कित किया गया है, और दोनों चालक प्लेटों को भूसंपर्कित किया गया है। दोनों चालक प्लेटों को भूसंपर्कित किया गया है ताकि इनके विभव का मान 0 हो, ताकि इनके विभव का मान 0 रहे। ऐसे लिख लो, ताकि इनके विभव का मान 0 रहे। माना रैखिक आवेश पर, माना रैखिक आवेश पर y अक्ष के अनुदिश वितरण निम्न है। माना रैखिक आवेश पर y अक्ष के अनुदिश वितरण निम्न है। तो क्या लिखा है मैंने कि जो रैखिक आवेश का वितरण होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा अपना सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्यू डिराक डेल्टा वाई माइनस का बी। तो ये वाली इक्वेशन लिख लो।
कि जो रेखिक लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस पर जो वितरण होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कितना होगा, सिग्मा वाई इक्वल टू क्यू डिराक डेल्टा वाई माइनस का बी। यहाँ भी मैंने बी लिखा है या डी लिखा है, बी होगा, ये क्या होगा, बी होगा। इसको बी नहीं, सॉरी डी कर लो, क्योंकि बुक में अपन को डी दे रखा है, तो वापस से वैसे बी भी कर सकते हो, बी करो तो दोनों जगह बी और डी करो तो दोनों जगह डी, ठीक है। फिर लिखिए, फिर मैंने क्या किया, इसको दो भागों में विभाजित किया, तो इसमें लिखिए प्लेटों के मध्य क्षेत्र को दो भागों में, प्लेटों के मध्य क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। प्लेटों का मध्य क्षेत्र यानी ये दो रीजन हो गए, एक तो फर्स्ट तो लिखना माइनस इन्फानाइट से जीरो। प्लेटों के मध्य क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया है, तो फर्स्ट क्षेत्र तो लिख लेना माइनस इन्फानाइट से एक्स रेज टू जीरो, दूसरा जीरो से इन्फानाइट, ठीक है। दोनों क्षेत्र के रेंज लिख लो। जहां विभव का मान क्रमशः साई1 तथा साई2 है, जहां विभव का मान क्रमशः साई1 तथा साई2 है, जहां विभव का मान क्रमशः साई1 तथा साई2 है, विभव का मान ज्ञात करने के लिए, विभव का मान ज्ञात करने के लिए, विभव का मान ज्ञात करने के लिए दो विमीय कार्तीय निर्देश तंत्र वाला लाप्लास समीकरण काम में लेते हैं। द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र वाला लाप्लास समीकरण काम में लेते हैं। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, देखो डायग्राम का थ्योरी आपको पता लग गई होगी। क्या किया मैंने, कोई भी दो प्लेट ली, दो प्लेट को ग्राउंडेड किया, प्लेट कौन सी है, कंडक्टिंग है, ग्राउंडेड है, तो इनके विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य। जब अपन विभव शून्य होता है तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर लाप्लास समीकरण काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो अपना विभव होता है, लाप्लास समीकरण क्या होगा अपने पास, लाप्लास समीकरण, वैसे तो लाप्लास समीकरण क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई पर। यहाँ पे अपन ने इसको रेंज क्या माना है, साई माना है, इधर साई माना है, इधर साई सेकंड माना है, तो क्या मैं इसको डेल स्क्वायर साई लिख सकता हूँ, क्या बताओ, लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। जब इसको मैं इस रेंज में लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। क्या इसका कार्तीय निर्देश तंत्र में ये क्या होगा, कार्तीय निर्देश तंत्र यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये किस में है, ये ओनली जो प्लेटें है ये कौन से है, एक्स वाई तल में है। जब प्लेट क्या है अपनी एक्स वाई तल में है, तो जो जेड वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपने पास क्या टर्म बचेगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालूंगा चरों की पृथक्करण विधि के द्वारा। तो चरों की पृथक्करण विधि में यहाँ पे काम में लेता हूँ चरों की पृथक्करण विधि से। तो चरों की पृथक्करण विधि यानी वेरिएबल ऑफ सेपरेशन क्या कहता है कि जो x वाला है उसको अलग करना है, जो y वाला है उसको अलग करना है। तो क्या मैं इसको साई अपना जो क्या था यहाँ पे एक्स वाई वाला फलन था उसको मैं ऐसे मान सकता हूँ क्या, कैपिटल X और कैपिटल Y, बताओ मान सकता हूँ। यानी अपने पास क्या है, जो साई है एक्स वाई का फलन है उसको मैंने अलग अलग फलन का मान दिया। जो कैपिटल एक्स का कोऑर्डिनेट है वो एक्स पर निर्भर करेगा, जो कैपिटल वाई का कोऑर्डिनेट है वो किस पर निर्भर करेगा, वाई पर। आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हो कि जो कैपिटल एक्स निर्देशांक है वो एक्स का निर्देशांक होगा और जो कैपिटल वाई है वो वाई का निर्देशांक होगा। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, डेल स्क्वायर, इसको मैं बार बार एक्स एक्स नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिख दूँ, एक्स वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। क्या मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, ये एक्स पर डिपेंडेंट है तो वाई कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, सॉरी ये ओनली क्या रहेगा एक्स, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई पर डिपेंडेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या मैं एक्स वाई से डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ से जब मैं एक्स वाई से भाग लगाता हूँ
क्या करते हैं अपन ऐसे, यही तो मेथड था जो मैंने कल बताया था, जो कल बताया वो यही मेथड था। अब किसकी बात करें, कल 3D की बात की थी, आज 2D की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो एक्स वाई का भाग लगाएंगे तो 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। जब भाग लगाएंगे तो y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, ये वाली इक्वेशन बचेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब क्या करें, अब अपन को देखो ये वाला तो कर दिया, अब इसके क्या निकालने, सॉल्यूशन निकालने। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, इधर वाली टर्म जब उधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर का वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो कौन सा पद है, ये LHS पद है। ये तो कौन सा है, जो LHS पद है वो x पर डिपेंडेंट है, यानी केवल x का फलन है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि LHS पद x का फलन है, x का फलन है, और RHS क्या है, y का फलन है। RHS पद y का फलन है। आप यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे ये जब x का फलन है, यदि मैं y में परिवर्तन करूँ तो क्या ये चेंज होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो x पर डिपेंडेंट है। यदि मैं इधर y x में चेंज करता हूँ तो क्या ये चेंज होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन निकालते तो कैसे करें, इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मानते हैं। तो मान लिया कि जो प्रथम पद है वो किसके बराबर होगा, 1/x डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये किसके बराबर होगा, के स्क्वायर के। ठीक है, मान सकता हूँ ये x उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यदि इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या है, लिख सकता हूँ। और मैंने कल बताया था कि इस टाइप की जो इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हो। तो यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यह क्या है, एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। ठीक है, अतः इसका हल क्या होगा, अतः इसका हल निम्न होगा, अतः इसका हल निम्न होगा। कुछ थ्योरी की लाइन है वो आप थोड़ी बीच में बना के लिख देना, जैसे यहाँ पर जो मैंने बोला वो लिख लेना, बाकी यहाँ पर लिख लेना कि यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, तो इसका हल हम निम्न प्रकार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, ऐसे ही बताया था। या तो इस टाइप में लिखो या फिर आप किस में लिखो, साइन कॉस में लिखना चाहो तो हाइपरबोलिक में लिखो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसमें, तो एक सॉल्यूशन तो इसका ये हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो अब मैंने इसका तो निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ कौन सी, सेकंड वाली टर्म का। तो इसको भी किसी कांस्टेंट के इक्वल मानता हूँ। तो 1/y डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये अगर उधर जाएगा तो क्या रह जाएगा, डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर माइनस का के वाई रह जाएगा। इधर आएगा तो क्या रहेगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यह भी एक क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यह भी क्या है, आपके पास एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अतः इसका हल क्या होगा, अतः इसका हल निम्न होगा। क्या होगा इसका हल, इसका हल निम्न होगा। क्या होगा, यदि मैं इसका हल मानूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस आया तो या तो ई की पावर किस में लिखो, आप आयोटा के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर आयोटा न लिख के अपन इसको क्या लिख लेते हैं, सायोटा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म लिखेंगे तो कैलकुलेशन में वो अपन ने आगे हार्ड पड़ेगा, इसलिए इसको किस में लिख सके, ए साइन। देखो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ए बी ले लिया कांस्टेंट, तो वहाँ पे आप कांस्टेंट क्या लोगे, सी डी। ऐसे ही तो लोगे, कांस्टेंट सेम थोड़ी ना लोगे। या तो आप क्या लो, A1 A2 लो, या फिर कैसे लो, सी डी लो। बताओ कैसे ले, जैसे भी आप लेना चाहो। बताओ कैसे ले, सी डी ले लेते, A1 A2 में फालतू कंफ्यूज होंगे। तो ये क्या ले लूँ मैं, सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। ठीक है, तो आपका ये क्या सॉल्यूशन आ गया, ये दोनों सॉल्यूशन आ गए, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। तो यहाँ की छठों की पृथक्करण विधि यहाँ पर आकर खत्म नहीं होती है। अपन को क्या निकालना था, टोटल सॉल्यूशन निकालना। टोटल सॉल्यूशन क्या था, ये था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो साई एक्स वाई आएगा वो कैसे आएगा, एक्स था तो एक्स का सॉल्यूशन क्या है अपने पास, ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ई की पावर के एक्स
प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। और जो अपने पास इधर वाली टर्म थी तो यहाँ क्या था y, तो y का सॉल्यूशन में कैसे लिख सकता हूँ, c साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। यह आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो छरों की पृथक्करण विधि आपके यहाँ तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, देखो a b c d क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। ये जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, परिसीमा प्रतिबंध से। तो मैं लिख लेता हूँ कि जहाँ पर a b c d क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। अतः इनके मान परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इतना लिखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेना, फिर इस कंप्लीट को लिखना। तो यह तो अपना क्या हुआ, केवल छरों की पृथक्करण विधि लगाइए केवल, बाकी इसमें कुछ नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। तो इतना लिखिए एक बार। देखो अपन को ऐसी भी न्यूज़ मिली है कि आपका जो सिलेबस है, बहुत जने विश्वास कर रहे थे कि कम होगा, पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आपका सिलेबस कम नहीं किया जाएगा। यदि हो सकता है सिलेबस ज़्यादा होगा तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। तो आप बिल्कुल किसी पर भी विश्वास ना करें जब तक यूनिवर्सिटी नोटिस नहीं देती है। वैसे तो देखो आपका यहाँ पर तो सिलेबस करा देंगे, बिल्कुल टाइम पे कराएंगे, मार्च तक लगभग कंप्लीट करा देंगे। कर दिया क्या, बताओ। यहाँ पे अपन एक मिस्टेक की है क्या, देखो यहाँ पर जो अपना डी स्क्वायर के स्क्वायर ये y का सॉल्यूशन था, y के लिए था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अपना y आना चाहिए, ना कि x। क्या आना चाहिए, y, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पर तो x का था, x आ गया, यहाँ पर y का सॉल्यूशन था तो ये क्या आएगा आपके पास, y आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती है डेरिवेशन में। चले आगे लिख दिया हो तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो समझना एक बार बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाते हैं। तो आप दो बाउंड्री कंडीशन में आपको अच्छे से बताऊंगा, तो सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, चरों की पृथक्करण विधि से इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, यही करना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, आप कॉपी पेन को रख दीजिए एक बार। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ मैं, कौन सी, जब y इज इक्वल टू जीरो पर, जब y इज इक्वल टू जीरो लेता हूँ तो y इज इक्वल टू जीरो पर जो अपना साई 1 होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ y इज इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, साई इज इक्वल टू, या फिर क्या लिख लो डायरेक्ट आप, साई इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या देखो ये क्या है अपना साई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू जीरो पर साई इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यदि y इज इक्वल टू जीरो पर साई जीरो हो तो ये साई क्या है आपका, इस बीच में लिख लेना कि विभव है। क्यों, क्योंकि देखो जब y इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, इस पर बात कर रहा है, इस पर बात कर रहा है, इसका मतलब ये क्या ग्राउंडेड है, तो इसका विभव भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये विभव क्या है, अपन ने विभव कोई तो माना है, साई 1 और साई 2 दो रीजन में माना है, वो क्या है अपने एक तरह से विभव ही तो है। यहाँ तो फाई काम में लेते, फाई की जगह मैंने क्या लिया है, साई काम में लिया है। तो देखो ये जब इसमें लगाओगे, इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ये जब बाउंड्री कंडीशन इसमें लगाओगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, साई एक्स वाई है, यानी देखो ये फर्स्ट वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे रहेगी, ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये लिमिट कहाँ लगेगी, सेकंड वाले में, तो सी साइन के क्या हो जाएगा, जीरो प्लस डी कॉस के जीरो। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, यानी ये कंप्लीट टर्म तो क्या हो गई जीरो, तो ये क्या रहेगा आपके पास, ए ई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, ये क्या हो जाएगा आपका डी कॉस के जीरो, के जीरो क्या होता है आपके पास 1 होता है। क्या मैं ये सही तो कितना हो गया जीरो, इधर तो क्या चलेगा जीरो, तो ये हो गया क्या ए ई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, साथ में कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, तो ये रहेगा डी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। तो इस जब ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई, यहाँ से आपका डी इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। जब ये डी इज इक्वल टू जीरो हुआ तो अब ये वाली वैल्यू सब वापस यहाँ पे रख दो, तो ये आपका क्या निकलेगा, साई एक्स वाई इज इक्वल टू निकलेगा ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। और उधर क्या आएगा आपका, डी जीरो हो गया तो ये क्या आ जाएगा, सी साइन के वाई, ठीक है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2, इसको क्या नंबर दे देता हूँ मैं 2। ये इसमें इस देखो बाउंड्री कंडीशन आपको लगाना सीखना है, ठीक है। तो ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे इसको ध्यान से एक बार देखोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू जीरो पर लग गया, ये वाली साइड जीरो ले लिया, तो ये अपनी टर्म आ गई, यानी ये अपना क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। क्या मैं इसको साई 1 भी लिख सकता हूँ, क्या बताओ, लिख सकता हूँ या नहीं, साई 1, क्या मैं इसको साई 1 लिख सकता हूँ या नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लिखो तो आप कंफ्यूज मत होना, एक बार साइड रहने दो फिर आगे देख लेंगे। तो अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या लगेगी, पहले लगाया मैंने y इज इक्वल टू जीरो पर, यानी यहाँ लगाया। अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ y इज इक्वल टू ए पर। तो जब y इज इक्वल टू ए पर विभव साई कितना होगा आपका, जीरो होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, जैसे यहाँ किया वैसे ही सेम यहाँ किया। अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन है, आप ये यहाँ नहीं लगानी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये बाउंड्री कंडीशन है कहाँ लगेगी, जब अपन ने y इक्वल टू जीरो का सॉल्व किया, इससे जो सॉल्यूशन आया यहाँ पे लगेगी, ना कि यहाँ पे लगेगी। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साई एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो सी साइन क्या हो गया, y इक्वल टू ए करना है तो सी साइन के ए, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है, साई भी जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए ई की पावर के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा सी साइन के ए। क्या देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपका कॉस के जीरो, यानी यहाँ पे डी के साथ कुछ भी नहीं था, इसका मतलब डी ही जीरो होगा, ये फिक्स था। यहाँ पे क्या है, और वैसे तो कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता, पर यहाँ पे इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है तो इसको जीरो के इक्वल मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, साइन के ए जीरो है और ये पूरी टर्म है। अब क्या सी जीरो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि सी क्या एक तरह से कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो अपने पास जीरो क्या होगा, साइन के ए बराबर जीरो, क्या होगा, साइन के ए बराबर जीरो, यही तो होगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या
इस तरीके से। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन के ए 0 है, साइन के ए इज इक्वल टू साइन एन पाई, ठीक है, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3, यानी देखो जब साइन पाई की बात करते हो, साइन यानी एन की वैल्यू यदि 0 भी रख लेते हो तो साइन 0 0, साइन पाई रखोगे तो भी 0, 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे, सब क्या आएगा 0। तो उसकी जगह मैंने 0 की जगह क्या काम में ले लिया कि 0 साइन एन पाई होता है, ठीक है। तो इसमें साइन से साइन कट जाएगा तो के ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास एन पाई। तो के भी अपना क्या था, एक तरह से कॉन्स्टेंट ही माना था, तो यहाँ से के की वैल्यू निकल सकती है एन पाई बाय ए। तो ये के की वैल्यू आप कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर इसमें रखोगे, तो ये आ जाएगा आपका साई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए ई की पावर के एक्स प्लस बी की पावर माइनस के एक्स, और इधर क्या आ जाएगा सी साइन के ए, तो ये आ जाएगा आपका सी, क्या आ जाएगा सी साइन, और के की जगह क्या आ जाएगा, देखो के की वैल्यू आ गई एन पाई बाय ए, एन पाई बाय ए। साइन के का क्या आ जाएगा अपने पास, साइन के ए था तो के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास एन पाई अपॉन में ए, और यहाँ पे भी ए आएगा, सॉरी ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, इस जगह रखनी है। तो ये क्या आ गया देखो समीकरण, ये वैल्यू कहाँ रखोगे आप, समीकरण 2 में, क्योंकि अपन ने सॉल्यूशन तो यहीं से लिया था, तो वैल्यू इसमें रखोगे तो ए ई की पावर के एक्स, बी की पावर माइनस के एक्स, सी साइन के की जगह ये आ गया, और ये क्या आ जाएगा वाई। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया अपन ने, केवल 2 बाउंड्री कंडीशन लगाई है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो एक बार इतना लिखो, फिर अपन 2 बाउंड्री कंडीशन और लगाते हैं। ये तो अपन ने कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाई, y के लिए, अब अपन लगाएंगे x के लिए। लिखो इसको, एक वैल्यू आप यहाँ भी ये रख देना कि जो यहाँ पे k था तो k की अपने पास यहाँ भी वैल्यू आ गई, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आ जाएगा e की पावर n पाई x अपॉन में a, यहाँ पे क्या आ जाएगा n पाई x अपॉन में a, ठीक है। तो ये k की यहाँ पर भी वैल्यू आप रख सकते हो। लिख दिया, चले आगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो दूसरे बाउंड्री कंडीशन की बात करता हूँ। 2 बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, समझ में भी आ गई होगी।
अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी बाउंड्री कंडीशन यानी जो अपने पास थर्ड, तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, थर्ड बाउंड्री कंडीशन मान लेता हूँ माइनस इन्फानाइट से x पर 0 पर विभव क्या होगा अपना, विभव साई इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। लिख सकता हूँ कि जब यहाँ पे क्या माइनस इन्फानाइट से x रेज टू 0, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू अपन को कितना रखना है, माइनस का इन्फानाइट। जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो देखो साई तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इस टर्म से, यानी समीकरण नंबर 3 में। अब लिमिट कहाँ से रखोगे आप, समीकरण 3 से। कहाँ से रखोगे, यहाँ से नहीं रखोगे। जैसे जैसे सॉल्यूशन निकालते जाते हैं तो वो लिमिट उसका सॉल्यूशन उसके जस्ट पहले वाला काम में लेते जाते हैं। ये कितना हो गया, साई इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको रुकूंगा तो मैं ए की पावर कितना हो जाएगा, देखो एन पाई एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस इन्फानाइट, ठीक है, प्लस बी ई की माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा सी साइन एन पाई ए और वाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। जब ये वाला सॉल्यूशन आ गया तो देखो अपने पास e की पावर जो माइनस इन्फानाइट होता है वो लगभग क्या होता है 0 के इक्वल। जब ये वाला 0 होगा तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई अपनी 0। जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो इसका मतलब ये क्या रहा, 0 इज इक्वल टू बी, और e की पावर इन्फानाइट रहता है तो e की पावर इन्फानाइट, और ये क्या आ जाएगा c साइन एन पाई ए और वाई। क्या मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा e की पावर इन्फानाइट, ये तो क्या होगा e की पावर माइनस इन्फानाइट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा अपने पास b की पावर, जो e की पावर इन्फानाइट होता है वो क्या होता है आपका इन्फानाइट होता है एक तरह से। तो इसको यदि और सॉल्यूशन करके लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस b ये इन्फानाइट होगा तो इन्फानाइट e की पावर इन्फानाइट होता है, और ये क्या आ जाएगा c साइन एन पाई ए और y, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि b इज इक्वल टू क्या लिखूँ 1/0 c साइन एन पाई ए अपॉन में y। बताओ लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, किसी को कोई डाउट। तो जब ये इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये इधर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ कि जब b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। जब b इज इक्वल टू 0 होगा तो b इज इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू का रखेंगे आप इसमें रखोगे। तो अब देखो अपन किस रीजन के लिए बात करें, माइनस इन्फानाइट से 0, तो माइनस इन्फानाइट से 0 यानी ये कौन सा रीजन है, साई फर्स्ट। तो इसको मैं साई फर्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब साई फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो ये b इज इक्वल टू 0 हो गया तो अपने पास क्या बचा a e की पावर क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास देखो साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई की पावर एन पाई एक्स अपॉन में ए। बी कितना हो गया 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, और ये कितना बचा सी साइन एन पाई वाई अपॉन में ए और सी क्या दोनों कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ, ए सी को क्या मान लेता हूँ मैं ए एन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साई वन इज इक्वल टू ए एन ई की पावर एन पाई एक्स अपॉन में ए, ये क्या हो जाएगा सी साइन एन पाई वाई अपॉन में ए। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना 3 आ गया था तो इसको दे देता हूँ 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। तो क्या किया मैंने, ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई, तो अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई। अब इसके आगे वाली बाउंड्री कंडीशन लगानी है, वो कौन सी है, इन्फानाइट से यानी 0 से इन्फानाइट से 0 की यानी इस साइड वाली लगानी है। तो इस साइड वाले के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। तो एक बार आप निकालने की ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सेम ये निकालो, उसी तरीके से निकालना है। निकालो एक बार, इसको लिख दीजिए फिर उसको निकालने की ट्राई कीजिए। मुझे निकलवानी पड़ेगी, आप नहीं निकालोगे। चलो कोई नहीं, ये वाला अपन को इक्वेशन चाहिए कि क्योंकि अपन दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो मैं ये वो बाउंड्री कंडीशन कहाँ लगा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ।
तो देखो ये बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी, अब मैं कौन सी बाउंड्री कंडीशन, इसके जस्ट आगे वाले लगाता हूँ, फोर्थ। उसका क्या हो जाएगा अपने पास, इन्फानाइट से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी इन्फानाइट से क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए। यही अपने पास टर्म थी जो अपन ने लिखी थी कि x की वैल्यू 0 से इन्फानाइट पर डिपेंड करेगी, यानी 0 से क्या होगी, बड़ी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है इन्फानाइट से क्या होगी, इन्फानाइट से छोटी, और 0 से क्या होगी, बड़ी। इसी टाइप में होगी अपने पास, यही तो होगा। यदि अपन ने पहले जो केस लिखा हो, ध्यान रखना यही कंडीशन लिखी थी क्या, चेक कर लेना। x की वैल्यू क्या होगी, इन्फानाइट से छोटी और 0 से बड़ी, यानी इस साइड की रीजन की बात कर रहे हैं। ये तो यहाँ तो मैंने सही लिखा है, माइनस इन्फानाइट से बड़ी, x की वैल्यू 0 से चाहिए, सही है। जब ये वाली हो जाएगी तो अब इसमें क्या होगा अपने पास, पर विभव कितना हो जाएगा, वही साई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये वाला भी सेम इसमें ही काम में लेंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो जब साई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे वैल्यू क्या रखनी है आपके पास, x इज इक्वल टू क्या रखोगे आप, इन्फानाइट रखोगे, वहाँ पर क्या रखी थी, माइनस इन्फानाइट। तो ये आ जाएगा देखो साई एक्स वाई ए ई की पावर इन्फानाइट प्लस बी ई की पावर माइनस इन्फानाइट। एक तो ये आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, सी साइन एन पाई ए, और साथ में आ जाएगा वाई। अब ये साई जब यहाँ पे 0 हो रहा है तो इसको मैं 0 के इक्वल मान लूँ। अब ई की पावर माइनस इन्फानाइट तो क्या होता है, 0 होता है, और ई की पावर इन्फानाइट क्या होता है आपके पास, इन्फानाइट होता है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ए इन्फानाइट, ये 0 हो गया, और ये क्या रह जाएगा अपना सी साइन एन पाई ए और वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, a 1/0 करोगे तो यानी a क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब a इज इक्वल टू 0 आएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। अब ये कौन से रीजन की बात थी, साई 2 के लिए थी, तो साई फर्स्ट या साई सेकंड मान लो, या फिर इसको साई 2 मान लो, कैसे भी मान लो। तो साई 2 में क्या लिख सकता हूँ, यदि साई आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, a 0 हो गया, तो ये रह जाएगा अपने पास b ई की पावर n पाई अपॉन में a x, और ये क्या रह जाएगा, साइन सी साइन एन पाई ए और वाई। अब देखो यहाँ पे बी और सी क्या कांस्टेंट है, तो इसको मैं अलग से कांस्टेंट नाम दे दूँ, जहाँ से अपने पास इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो बी सी है उसको मैं नया कांस्टेंट दे देता हूँ बी एन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साई 2 इज इक्वल टू बी एन ई की पावर एन पाई अपॉन में ए एक्स, और ये क्या आ जाएगा, सी साइन एन पाई ए अपॉन में y। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। तो साई 1 ये आ गया और साई 2 ये आ गया, यानी इसको मैं नंबर दे देता हूँ 5। देखो तो अपन ने टोटल कितनी बाउंड्री कंडीशन लगाई, अभी तक कितनी बाउंड्री कंडीशन लगाई, टोटल 4 बाउंड्री कंडीशन लगाई। इससे साई 1 निकला और इससे क्या निकला आपका, साई 2 निकला। तो लिखिए इसको,
ये मैं आपको बाउंड्री कंडीशन टुकड़ों टुकड़ों में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए। तो सबसे पहले मैंने देखो y के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, फिर मैंने क्या किया x के लिए लगाई, तो अपन ने साई 1 और साई 2 टोटल अपनी कितनी बाउंड्री कंडीशन हुई 4 हुई, उससे आपका साई 1 भी आ गया और साई 2 भी आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो आगे आप 2 लाइन लिखिए, इसमें लिखिए कि an व bn का मान ज्ञात करने के लिए an व bn का मान ज्ञात करने के लिए रेखिक आवेश का an व bn का मान ज्ञात करने के लिए रेखिक आवेश का परिसीमा प्रतिबंध आरोपित करते हैं, रेखिक आवेश का परिसीमा प्रतिबंध आरोपित करते हैं, क्योंकि चूंकि आवेश की स्थिति पर विभव, क्योंकि आवेश की स्थिति पर विभव, आवेश की स्थिति पर विभव। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अपने पास जो विभव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्या बात करता हूँ कि मैं ये वाला बाउंड्री कंडीशन मानता हूँ, ये अपना क्या था, बीच का एक्सिस था। क्या ये मैं मान लेता हूँ कि ये किसी की कॉमन दीवार है, इस साइड भी अपना फर्स्ट वाले का घर है, इस साइड सेकंड वाले का घर है। तो ये बीच वाली जो दीवार होती है वो कैसी होती है, कॉमन होती है, यानी 50% हिस्सा इसका भी होता है, 50% हिस्सा इसका भी होता है। क्या मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ, ये वाली x = 0 पे, तो क्या उतना साई 1 = साई 2 बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो इनकी जरूरत है नहीं इसलिए मैं हटा देता हूँ। अब कैसे लिखूंगा, देखो अपने पास जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट तो हो जाएगा आपके पास, क्या लिख रहा हूँ मैं कि जो साई 1 है, साई 1 पे x = 0 करना है और साई 2 पे x = 0 करना है, ठीक है। तो ये जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो साई 1 क्या है आपके पास an e⁻0 हो जाएगा, c sin n पाई a y हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साई 2 निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका bn, क्या आ जाएगा bn e⁻ क्या हो जाएगा, ये 0 है तो e⁻−0 और c sin n पाई a/y। तो e⁻0 क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको तो मैं हटा सकता हूँ, c sin से c sin कट जाएगा, यानी यहाँ से आपका क्या आएगा an = bn। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। जब ये वाली कंडीशन क्या आ गई आपके पास an = bn आ गई, तो यहाँ से मैं क्या दोनों इक्वेशन की जगह an रख सकता हूँ, यानी मैं समीकरण 4 और 5 से ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ। समीकरण 4 व 5 से क्या लिखूंगा कि जो अपना जो साई 1 आएगा वो भी क्या आएगा an e⁻n पाई x/a, यहाँ पे क्या आ जाएगा c sin n पाई a और y। ऐसे ही आपके पास जो साई 2 आ जाएगा, साई 2 क्या आ जाएगा आपके पास bn e⁻−n पाई x/a, और ये क्या आ जाएगा c sin n पाई a/y। तो जो ये bn था, bn की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका an। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 6 और इसको दे देता हूँ 7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब जब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट मैं बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाता हूँ, देखो अब मैं एक बाउंड्री कंडीशन लगाता हूँ, कौन सी कि अपने पास जो पहले तो क्या लगाया कि साई 1 = साई 2 लगाया। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल साई 1 डेल x डेल साई 2 डेल x, ठीक है। बताओ लिख सकता हूँ क्या, क्या किया मैंने, वही कॉमन दीवार पे लगाया। यदि आप इसको नंबर देना चाहो तो इसको नंबर दे देना। देखो वहाँ पे कितनी बाउंड्री कंडीशन हुई थी 4, इसको मैं दे देता हूँ 5 और इसको दे देता हूँ मैं 6। तो ये भी क्या होगा अपना x = क्या होगा आपका 0 पर ही होगा, x = क्या होगा 0 पर होगा। तो अपन क्या सॉरी ये वाला मिटा दिया अपन ने, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या था ये आपके पास, मैं सॉल्यूशन इधर लिख लेता हूँ, साई 1 = an e⁻n पाई x/a c sin n पाई a और y। जब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो देखो फर्स्ट का अवकलन होगा तो n पाई a कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो n पाई a e⁻ क्या हो जाएगा n पाई x/a और ये हो जाएगा c sin n पाई a/y। इसी प्रकार मैं साई 2 की भी लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा bn माइनस आगे आ जाएगा क्योंकि n पाई a कैसा आएगा माइनस का आएगा e⁻−n पाई x/a, ये क्या आ जाएगा c sin n पाई a और y। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ
क्या किया मैंने, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाई है तो उसमें ये वाला आएगा अपना, बताओ आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या लगाना है अपन को, x इज इक्वल टू 0 करना है, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो ये क्या रहेगा अपने पास a n पाई अपॉन में a c साइन n पाई a y रहेगा, इज इक्वल टू ये माइनस का है तो ये क्या रहेगा n पाई a। अब यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ से कौन सी समीकरण 6 और 7 से लिखना है, क्योंकि अपने पास क्या है दोनों ए एन और बी एन इक्वल आ गए थे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका ए एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एन एन पाई ए, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा सी साइन एन पाई ए और वाई। तो इसको मैं ऐसे ऐड करके लिख सकता हूँ, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा सेम टर्म में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 ए एन तो बाहर ले लिया 2 एन पाई अपॉन में ए, और ये क्या हो जाएगा सी साइन एन पाई ए बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या बताओ, लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट, ये वाली इक्वेशन क्या सही है क्या जो मैंने लिखी, सही है तो मैं इसको नंबर कितना दूँ, बताओ कितना दूँ, 6 7 दे दिया तो इसको दे देता हूँ मैं 8। अब क्या करें, अब ये वाली जो इक्वेशन लिखी है ये कहाँ से लिखी है मैंने, समीकरण 6 व 7 से, ठीक है। तो देखो बाउंड्री कंडीशन की जो प्रॉब्लम थी वो तो बाउंड्री कंडीशन तो अपने पास खत्म हो गई, x के लिए 2 कंडीशन लगा दी, y के लिए 2 कंडीशन लगा दी, अब इसको क्या कॉमन मान के भी इक्वल मान के भी लगा दी। अब अपनी बाउंड्री कंडीशन लगेगी तो वो हर फील्ड में लगभग इसी टाइप से लगेगी, पहले x के लिए फिर y के लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग हर डेरिवेशन में सेम सी लगेगी इसी टाइप की। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ अलग प्रोसेस करना है, तो एक बार ये लिख दीजिए आप, फिर चलते आगे। अब इस डायग्राम को तो हटा दो, इसकी जो अपन के पास कोई ज़रूरत नहीं है, लिखिए इसको। लिख दिया गया। इसके आगे लाइन लिखिए 1 2 समीकरण 8 के आगे। इसमें लिखिए अब हम रैखिक आवेश की परिसीमा प्रतिबंध आरोपित करते हैं। अब हम रैखिक आवेश की परिसीमा प्रतिबंध आरोपित करते हैं तो आवेश की स्थिति पर विभव साई तथा डेल साई अपॉन में डेल एक्स सतत होने चाहिए।
अब हम रेखिक आवेश की परिसीमा प्रतिबंध आरोपित करते हैं तो आवेश की स्थिति पर विभव साई और डी साई डेल साई अपॉन में डेल एक्स सतत होने चाहिए। तो अब अपन को क्या करना है, देखो ये कह रहा है कि जो आगे इक्वेशन कह रहे हैं यानी जो इस पर विभव होगा वो कैसा होना, कंटिन्यूस होना चाहिए, ये अपन ने केवल माना है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करोगे, देखो आपने जो समीकरण नंबर लिया था यहाँ पे कुछ नहीं लिया तो इसको तो दे दो आप ए, कुछ नहीं लिया था तो क्या मैं समीकरण 1 व 8 कौन सी 8 व ए से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैसे, जो अपने पास ये आएगा यही क्या आएगा अपने चार्ज के लिए आएगा और यहाँ पर अपन को चार्ज कितना दे रखा था रेखिक आवेश के लिए ये वाला था, क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ तो क्यू डेल वाई माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा अपने पास। मान लो कि सिग्मा वाई की जगह क्या आ गई अपनी ये वाली टर्म आ गई तो ए एन 2n पाई अपॉन में ए सी साइन एन पाई ए और वाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके आगे आपको एक लाइन और लिखनी है, क्या लिखोगे, देखो ये अपने क्या लिखी क्यू डेल वाई माइनस डी इज इक्वल टू ए एन 2n पाई अपॉन में ए और सी साइन एन पाई अपॉन में, यानी जो अपना सिग्मा दिया था रेखिक आवेश का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख लीजिए पहले आप, उसके बाद लिखना, इसके बाद लाइन लिखिए जो मैंने लिखा इसके बाद, कि दोनों तरफ साइन एम पाई अपॉन में ए वाई से साइन एम पाई अपॉन में ए और उसके आगे वाई से गुणा कर, दोनों तरफ साइन एम पाई अपॉन में ए वाई से गुणा कर 0 व a के बीच y के सापेक्ष समाकलन करने पर, यानी दोनों तरफ साइन एम पाई अपॉन में ए वाई से गुणा कर 0 व a के बीच y के सापेक्ष समाकलन करने पर क्या करना है अपन को, देखो क्या लिखा है इसमें, मैंने जो लिखा है कि अपने पास साइन एम पाई अपॉन में ए वाई से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में और इंटीग्रेशन करना है 0 से a के बीच में। तो अपन क्या 0 से a के बीच में क्यों, क्योंकि अपने पास जो प्लेट ली थी वो कहाँ थी 0 से a के बीच का ही निकालना अपन को, तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्यू डेल, अब यहाँ पे मैं क्या इसको एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, कैसे, क्योंकि अपने पास जो सिग्मा होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं, यदि मैं दोनों जगह पे क्या करूँ उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ, तो बताओ कर सकता हूँ क्या, यानी जो अपने पास जो सिग्मा था तो सिग्मा को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या था क्यू डेल वाई माइनस का डी था, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या क्यू अपन, ये आप कहीं साइड में लिख लेना क्योंकि जो अपन यहाँ पर रिलेशन काम में लेंगे वो ये वाला लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें एप्सिलॉन नॉट आएगा तो इसके भी नीचे क्या आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट आएगा डेल वाई माइनस का डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, एप्सिलॉन नॉट बताता है वही निर्वात की विद्युतशीलता बताता है। ठीक है, तो क्यू डेल वाई माइनस डी और ये हो जाएगा अपने पास किससे मल्टीप्लाई साइन एम पाई अपॉन में ए वाई और इंटीग्रेशन 0 से ए और किसके रेस्पेक्ट में होगा डी वाई के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा, इधर भी सेम वही टर्म आएगी 0 से ए एन 2n एन पाई ए और ये आ जाएगा सी इंटीग्रेशन, ये टर्म शायद आपको दिखेगी नहीं इसकी वजह से मैं इस साइड हटा के लिखता हूँ, लिख ही दिया होगा ये तो आपने। तो देखो यहाँ पे जब मैं एप्सिलॉन नॉट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इसके भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये आ जाएगा अपने पास, देखो इंटीग्रेशन 0 से a क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डेल वाई माइनस का डी मल्टीप्लाई किससे साइन एम पाई अपॉन में ए वाई इज इक्वल टू, ये भी 0 से a के बीच इंटीग्रेशन होगा ए एन 2n पाई अपॉन में ए वाई, नहीं इसमें y नहीं आएगा, ठीक है 2n पाई सी साइन एन पाई ए और वाई और मल्टीप्लाई किससे होगा साइन एम पाई अपॉन में ए और वाई। देखो जो तो यहाँ से मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकता हूँ तो ये क्या रहेगा 0 से ए डेल वाई माइनस डी साइन एम पाई ए और वाई, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई, क्योंकि डी वाई के रेस्पेक्ट अवकलन समाकलन था तो डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके पास
लाल पेन से लिख लो। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, देखो 0 से ए एन में बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन, और ये भी क्या अपना कॉन्स्टेंट ही है 2n पाई बाय ए, तो ये भी मैं बाहर ले लेता हूँ 2n पाई बाय ए 0 से ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन n पाई ए अपॉन में y और साइन m पाई ए अपॉन में y और dy। ऐसा कोई इंटीग्रेशन आता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, a/2 और क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में आती है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी पहले, क्या आती है, क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में आती है। बताओ आती है या नहीं आती, बताओ आती है। तो अभी देखेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्रॉनिकल डेल्टा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, y इज इक्वल टू डी रखेंगे, यानी इसमें डायरेक्ट क्या रखना है, y इज इक्वल टू डी रखना है। तो ये क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा साइन m पाई a और y की जगह क्या आ जाएगा d। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इधर क्या होगा आपके पास, ये पाई है, ठीक है। इधर क्या होगा देखो an 2n पाई अपॉन में a, तो ऐसे का ऐसे। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है a/2 और डेल mn, ठीक है। ये वाली वैल्यू होती है। क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे चौकी करके लिख लो कि 0 से a साइन n पाई a y साइन m पाई अपॉन में a y dy हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a/2 डेल mn। मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्रॉनिकल डेल्टा में इस टाइप की। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये क्या रहेगा देखो q बाई एप्सिलॉन नॉट साइन m पाई a d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a n ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा n पाई और क्रॉनिकल डेल्टा क्या हो जाएगा डेल m और n। यदि क्रॉनिकल डेल्टा n इज इक्वल टू m लूँ मैं, तो n इज इक्वल टू m पर वैल्यू क्या आती है आपकी क्रॉनिकल डेल्टा की, m n इज इक्वल टू कितना आता है 1 आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट साइन m पाई अपॉन में a d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका a n n पाई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। n इज इक्वल टू m ले तो क्या आ जाएगा आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी मैंने काम में ली है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जब ये वाले किसी को डाउट नहीं है तो यहाँ से मैं an की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो an देखो क्या आया आपके पास n पाई, an को इधर भेज दो तो q अपॉन में n पाई एप्सिलॉन नॉट साइन m पाई a अपॉन में d। ये क्या आ गया आपका an आ गया, यानी an जो कांस्टेंट था वो वैल्यू आ गई। अब मैं ये वैल्यू कहाँ पर काम में लूँगा, जो अपन ने समीकरण 6 और 7 लिखी थी शायद, समीकरण 6 व 7 से, जहाँ पे मैंने an दोनों कांस्टेंट लगाए थे। तो an की वैल्यू जब ये आ गई an इज इक्वल टू bn क्या थे बराबर थे, तो मतलब bn की भी वैल्यू यही होगी। तो अपने पास लिख सकते हैं कि जो साई1 आएगा वो क्या आएगा आपके पास q अपॉन में n पाई एप्सिलॉन नॉट साइन m पाई अपॉन में a d। ये तो मैंने क्या लिखा है कांस्टेंट लिखा है, जो कांस्टेंट था वो लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अपना साई2 आएगा वो क्या आएगा q n पाई, यहाँ पे क्या होगा n इज इक्वल टू m लिया है तो देखो यहाँ पे m भी होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्या होगा m, ये क्या होगा m पाई एप्सिलॉन नॉट साइन m पाई अपॉन में a d। ये तो अपने पास पहले से वैल्यू थी। अब इसका जो इक्वेशन थी वो क्या थी आपके पास, एक तो किस में थी n पाई में थी क्या बताओ। इसकी जो साई1 और साई2 था वो कैसे था, जो समीकरण 6 और 7 देखो पीछे कैसे था आपके पास, कैसे था बताओ। ऐसे ही तो था साइन m पाई अपॉन में a y और साइन m पाई अपॉन में a y, ठीक है। यही था आपके पास। तो ये क्या आ गया आपका, इसका सॉल्यूशन आ गए किस में, बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। तो इसको लिख दीजिए।
इसमें एक अपन ने मिस्टेक की, ये जो इक्वेशन थी इसमें एक वो वाली भी टर्म थी ई की पावर वाली भी, वो तो अपन ने लिखी नहीं, तो वो वाली टर्म भी लिखनी है। बताओ ई की पावर जो टर्म थी वो भी इसमें आपको लिखनी है। मतलब इसके बीच में यहाँ पे एक टर्म और थी क्या, इसमें तो देखो Q अपॉन में क्या आ गया आपके पास, ये आ गया एम पाई एप्सिलॉन नॉट ई की पावर एन पाई था तो एन इज इक्वल टू एम पाई एक्स अपॉन में ए आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया Q अपॉन में एम पाई एप्सिलॉन नॉट ई की पावर एम पाई, ये वाली टर्म थी। ठीक है, तो ये भी आएगा। ये देख लेना आपकी जो इक्वेशन, मुझे नंबर याद नहीं है कि कौन सी लिखी थी, 6 या 7 ही थी, या इसमें केवल क्या आ रहा था, ये वाली टर्म आ रही थी, ये वाली टर्म आ रही थी, और इसकी जगह क्या आ रहा था, केवल जो ए एन और बी एन आ रहा था उसकी जगह मैंने ये वैल्यू रखी है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यदि लिखना चाहो तो देखो साई 1 इज इक्वल टू Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मैं इसमें सिग्मा लगा सकता हूँ, क्योंकि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करेगी, एम की वैल्यू, सॉरी एन लिखो चाहे एम लिखो, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या माना है, एम माना क्रॉनिकल डेल्टा से, तो ये क्या हो जाएगा एम पाई एक्स ई की पावर एम पाई एक्स अपॉन में ए साइन एम पाई ए डी और साइन एम पाई ए वाई। ऐसे ही आपका जो साइटो है वो भी लिख सकते हो Q अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम इज इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट, डिफरेंस क्या आएगा, केवल ये माइनस में आएगा, साइन एम पाई ए डी और साइन एम पाई ए वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं वापस एक बार आपको स्टेप टू स्टेप रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, पहले तो छरों की पृथक्करण विधि लगाई। तो देखो आपको याद कैसे रखना है, ये छरों की पृथक्करण विधि लगाई इसमें। ठीक है, छरों की पृथक्करण विधि से क्या निकाला, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, लाप्लास समीकरण का। फिर क्या किया अपन ने, बाउंड्री कंडीशन लगाई। तो देखो बाउंड्री परिसीमा प्रतिबंध कितने लगाए अपन ने, सबसे पहले तो वो देखो, तो परिसीमा प्रतिबंध लगाए। फर्स्ट तो लगाया अपन ने कौन सा बताओ, y इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, सेकेंड लगाया अपन ने y इज इक्वल टू a पर। ठीक है, फिर क्या लगाया अपन ने, थर्ड लगाया था x इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पर। फोर्थ लगाया था x इज इक्वल टू इन्फानाइट पर। 5 क्या लगाया था अपन ने, साई 1 इज इक्वल टू साई 2 लगाया था, जहाँ पर x रेज टू कितना था, 0 था। ठीक है, फिर क्या लगाया था अपन ने, डी साई 1 अपॉन में डी एक्स रेज टू 0 और डी साई अपॉन में डी एक्स रेज टू 0, ये लगाया था। यानी टोटल ये प्रोसेस किया है। इसके बाद मैंने क्या किया, 7वीं स्टेप में जो सॉल्यूशन आया वहाँ से ए एन और बी एन का मान ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन लगाया था 0 से a के बीच, क्या लगाया, समाकलन। और समाकलन लगाने के बाद अपन ने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला काम में लिया और साइन एम एक टर्म से मल्टीप्लाई किया था, साइन एम पाई ए अपॉन में वाई से। ठीक है, यही था आपके पास। तो ये वाला अपन ने किया था। तो ये पूरा प्रोसेस यदि आपको याद है तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। कुछ नहीं करना, ये स्टेप थोड़ी सी याद रखनी है। पहले छरों की पृथक्करण विधि से सॉल्व करना, फिर बाउंड्री कंडीशन y इज इक्वल टू 0 पर, y इज इक्वल टू a पर, x के लिए x इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट पर, x इज इक्वल टू प्लस इन्फानाइट पर, फिर साई 1 इज इक्वल टू साई 2 स्थिति के लिए सतत होता है उसके लिए और इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से a के बीच समाकलन के लिए। तो उसके बाद आपका कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और हो सकता है आप बुक देखोगे तो इसमें बहुत जगह आपको सिग्मा लगा हुआ मिलेगा। तो सिग्मा को क्या बता रहा है, वो केवल एन और एम की वैल्यू बताता है। तो आप वहाँ भी लगा सकते हो जहाँ लगाना चाहो कि सिग्मा किस पर डिपेंड करेगा, यानी एन की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, 1 से लेकर इन्फानाइट तक। ठीक है, इसलिए वो सिग्मा लगाया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लास्ट में ला के लगा दिया, क्योंकि बार बार सिग्मा चलाते तो फालतू न्यूमेरिकल में ये डेरिवेशन में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। इसलिए मैंने साथ में न चला के लास्ट में कर दिया कि जो एम की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक डिपेंडेंट है, 1 से लेकर इन्फानाइट तक। तो ये आपका हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी रेखिक आवेश के कारण जो लाप्लास समीकरण का सॉल्यूशन निकलता है, जिसमें अपन को दो विभव माने थे, साई 1 और साई 2 दोनों विभव के मैन कहाँ आएंगे, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट डेरिवेशन। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा स्टेप टू स्टेप। ठीक है,
अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। अपन नए टॉपिक में नई क्लास में मिलेंगे। ठीक है।